हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सिंह ध्यान आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आज ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये सब्जेक्ट हमेशा से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में लोकप्रिय रहा है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन परीक्षाओं में ज्योग्राफी काफी कुछ सिलेबस को कवर करता है और इस सिलेबस को अगर हम देखें तो एक साइंटिफिक अप्रोच ले रहता है जो स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। आप मार्केट में जाके देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको। आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, आप बहुत सारी दूसरी बुक्स भी पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाती हैं तो आप उसको रटने का प्रयास करते हैं तो ज्योग्राफी आपको थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट लगने लगता है। और अगर हम बात करें इसके कि आखिर ये मुश्किल लगता क्यों है, क्योंकि इसके पीछे ये तर्क होता है कि भाई आपने साइंटिफिक अप्रोच तो अपनाया ही नहीं है, क्योंकि एक अप्लाइड साइंस है। अगर हम बात करें क्योंकि अप्लाइड साइंस है तो ज्यादातर देखेंगे कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, सारी जितनी भी ब्रांच ज्योग्राफी की हैं उसमें साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दूसरी बैकग्राउंड के होते हैं, आर्ट साइड के होते हैं, उन्हें और मुश्किल भी लगता है। तो ध्यान आईएएस इस बात का ध्यान रखेगा कि उनकी भी कोई प्रॉब्लम उन्हें ना हो और उनको भी बहुत आसानी से ये साइंटिफिक अप्रोच समझ में आए, यानी कि आसान साइंस के ऐसे मेथड जो उनको आसानी से समझ में आएगी और वो किसी भी कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी की आसानी से समझ पाएंगे और ये चीजें उनको आगे जाके भविष्य में हल करने में बड़ी आसानी होगी। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी के सिलेबस की पहले हम बात करें तो ज्योग्राफी का सिलेबस मोस्टली 3 भागों में बटा हुआ है। हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी इसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी, जो भी फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया पे अप्लाइड होता है उसको हम इंडिया में पढ़ते हैं। तीसरी चीज है कि जब हम इन सारी बातों को अप्लाइड पोर्शन पे लेके जाते हैं तो रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इसको कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। और ध्यान है इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि स्टूडेंट को कोई भी असुविधा ना हो, उनको कोई भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए, इतनी आसानी से समझ में आए कि उनको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ उन्होंने नया सीखा है जो उन्होंने कहीं और नहीं सीखा है। किताबें उनको आसानी लगने लगेंगी और बहुत सारी जो टिपिकल बुक्स हैं जो आपकी समझ में नहीं आती, तो हमेशा से मेरा भी प्रयास रहेगा कि वो आसानी से आपको समझ में आए। बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस की, तो सिलेबस में एक बात देखने को मिल रही है कि जैसे नासा ने और इसरो ने जो भी नए स्पेस एक्सप्लोरेशन अभी किए हैं उसके आधार पर देखते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स एक नई ब्रांच ज्योग्राफी में यानी कि उसकी फिजिकल पोर्शन में जुड़ गई है। अब ये एस्ट्रोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी एक साइंस सबसे बड़ा थ्योरी माना जाता है साइंस का, भी ज्योग्राफी में भी इसको शामिल कर लिया गया है। तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट के सामने तो बहुत प्रॉब्लम आएगी कि इसको हम समझे कैसे, और जिन्होंने कभी साइंस बैकग्राउंड से जिनका नाता ही नहीं रहा हो तो वो कैसे समझे। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उन्हें ये असुविधा नहीं होगी और उनकी हर एक कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझाया जाएगा। यहाँ पे देखिए एस्ट्रोफिजिक्स में अगर बात करें, हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में बात करें या हम थ्योरी के बारे में, सन थ्योरी के बारे में बात करें, सोलर सिस्टम के बारे में जितने भी अपडेट्स हैं, जितनी नई रिसर्च है उनको देखें, उनके अपडेट होने की बात करें तो वो सब आपको पढ़ाया जाएगा ध्यान आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। आपको यहाँ पे वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप शायद दूसरी जगह ढूंढते रह जाएंगे। बात करते अगर सिलेबस की तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम पहली बात करें तो एस्ट्रोफिजिक्स का चैप्टर पे हमने डिस्कस किया। दूसरा सेक्शन आता है फिजिकल ज्योग्राफी जो बटा हुआ है 4 हिस्सों में। पहले से की बात करें तो हम फिजिकल ज्योग्राफी पे बात करेंगे। तो इसके 4 फिजिकल ज्योग्राफी के ये अगर हम यूनिट की बात करें तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले से की बात करें तो ये है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान यानी कि हम अगर बात करें तो ज्योग्राफी क्या है, एक अर्थ साइंस है, यानी किसकी, अर्थ सरफेस की। तो अर्थ सरफेस पे हमें क्या देखने को मिलता है, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम देखें इनके तो ये कैसे इनका निर्माण हुआ होगा, कैसे ये बने होंगे, किस कालखंड में बने होंगे,
कैसे इनकी स्थिति हर एक कालखंड में बदलती रही है, इन चीजों का अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। अगर जियोमॉर्फोलॉजी में देखें तो हम बेसिक चीजों के बारे में, कि अर्थ की इंटीरियर कैसी है, इंटीरियर कैसे बनी, कैसे हम उसकी संरचना को, उसका आकलन कर सकते हैं साइंटिफिक अप्रोच पे, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई मेथड तो है नहीं कि हम उसका कोई स्कैन कर सके, उसका कोई एक्सरे ले सके। तो इन चीजों को भी हम ज्योग्राफी की साइंटिफिक अप्रोच को अपना कर समझने की कोशिश करते हैं, जैसे बहुत आसानी होती है कि आपको समझने के लिए कि ज्योग्राफी की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अब आसानी से समझ में आ रही है। अगर हम कुछ चैप्टर की बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, तो वर्तमान में अगर देखें तो प्लेट टेक्टोनिक्स इसका एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो बिल्कुल साइंटिफिक मानी जाती है, यानी कि साइंस का एक बड़ा थ्योरी जो ज्योग्राफी में शामिल है, प्लेट टेक्टोनिक्स। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, प्लेटोज के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि किस तरह से आइलैंड बहुत बड़ी संख्या में उनका विकास हुआ है। हम पढ़ते हैं कि किस तरह से बड़ी मिडिल अटलांटिक रेस का निर्माण हुआ। तो जितनी भी थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ी है, उनमें आपके अर्थक्वेक्स या आपके वोल्केनिज्म, उस तरह की घटनाएं भी हम सारे के सारे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पे समझने की कोशिश करते हैं, वो भी साइंटिफिक अप्रोच के आधार पे, कि जब हम ये लिखें मीन्स में हो या प्री सेक्शन में, तो उसमें हमें कोई ऐसी असुविधा ना हो कि आपको ये लगे कि हमने ध्यान है इसमें क्लास की थी और ये हमें समझ में नहीं आया। तो ये चीजें आपके ऊपर या हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम उसको किस तरह से हैंडल करें। तो वही हमारा प्रयास है। तो आप भी इस चीज को समझने की कोशिश करें कि इस अप्रोच के अपनाए बिना ज्योग्राफी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सारी क्या है? जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स क्या है? जियोफिजिक्स में हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। माउंटेन बिल्डिंग कोई आसान घटना नहीं है। आप अगर बात देखें तो वोल्केनिज्म एक चीजें ऐसी हैं जो आज भी हमारे लिए एक जिज्ञासा का विषय है, कि हमें आज भी नहीं पता है कि वो कब घटित होने वाली है, कितना उसमें कैजुअलिटी होने वाली है, क्या आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होने वाला है। तो ज्योग्राफी प्रेडिक्शन भी करने की स्थिति में है। दूसरी चीज है कि अर्थक्वेक के बारे में भी बातें हम करते हैं। अर्थक्वेक में भी बहुत सारी कैजुअलिटी होती है, तो इसको भी हमें साइंटिफिक तरह से समझना पड़ता है। कि आपने अगर देखा हो किताबों में, आप एस वेव्स को, पी वेव्स को जानते हैं और बहुत बार समझने की कोशिश भी की होगी कि एक बार भूकंप आने के बाद दूसरा भूकंप क्यों आता है, तो ये ऐसी घटनाएं क्यों होती है। तो साइंटिफिक अप्रोच ये बताती है कि पी वेव्स और एस वेव्स की गतियों में अंतर होता है, और पहले पी वेव्स आती हैं, उसके बाद एस वेव्स आती हैं। तो जब पता हमको पी वेव्स आएगी तो बिल्कुल क्लियर है कि एस वेव्स आने वाले, तो आप पे शॉक्स आते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमें समझनी रहती है कि उसका साइंटिफिक अप्रोच क्या है, तो आपको भी क्लियर होता है कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं। हम जियोमॉर्फोलॉजी की बेसिक बात करें तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके बाद में हम रिलीफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद में हम एंडोजेनेटिक यानी कि अंतर्जात बल, एक्सोजेनेटिक यानी कि बाह्यजात बल, जो पृथ्वी पर लगातार किसी भी तरह की विषमताओं को उत्पन्न करते रहते हैं। इनमें जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं यानी कि अंतर्जात बल, वो पृथ्वी पर लगातार विषमताएं उत्पन्न करते रहते हैं। विषमताएं किस प्रकार की? जैसे आप देखते हैं हिमालय पर्वत है, द्राकीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है। तो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कुछ हलचलें हैं जिन्हें हम साइंटिफिक अप्रोच के आधार पर समझने की कोशिश करते, समझ में भी आती हैं। उसके बाद में बातें करते कि राकीज पर्वत का निर्माण ऐसे हुआ, एंडीज पर्वत ऐसे बना, हिमालय पर्वत ऐसे बना। तो इस तरह की बात करते तो वो सारे के सारे एंडोजेनेटिक यानी कि अंतर्जात बल उनके जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, और उसी के आधार पर हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो अगली चैप्टर बातें करते हैं तो वो होता है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्सेज यानी बाह्य जात बल। तो बाह्य जात बल क्या होता है कि हम यानी कि अगर बात कर रहे हैं हम इसकी, तो ये होता है कि आप एंडोजेनेटिक दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक। तो ये तो होता है आपका अंतर्जात बल और ये होता है आपका बाह्य जात बल। तो ये कहा जाता है, ज्योग्राफी की थ्योरी है कि नीचे वाले बल जो पृथ्वी के केंद्र में उत्पन्न होते हैं वो लगातार विषमताएं उत्पन्न करते हैं, और जो ये वाले बल है एंड आपके एक्सोजेनेटिक, उनको लगातार बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। और ये उत्पन्न कहाँ होते हैं? ये वायुमंडल में उत्पन्न होते हैं। कैसे? जैसे हम बात करते हैं कि एक जल चक्र उत्पन्न होता है, किसके कारण होता है? एवापोरेशन, सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। और जल चक्र में क्या होता है? नदियों का उद्गम होता है। नदियां क्या करती हैं? जो एंडोजेनेटिक बलों के कारण कोई पर्वत खंड विकसित हुआ था, उसकी काट छाट करके क्या करते हैं? डेल्टा बनाने लगते हैं, मैदान बनाने लगती हैं।
तो उसका बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की हैं, हम इसको तभी समझ सकते हैं जब हमें उसकी साइंटिफिक अप्रोच का पता हो। आसान होगा ये समझना जब आप ध्यान प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, जब आप समझेंगे और हमारी इस अप्रोच को भी आप थोड़ा सा आगे जाके इसको सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे, तो हमें भी खुशी होगी कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। और ध्यान आईएएस का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये हमेशा इस बात के लिए लगा रहेगा कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट भी आपके लिए आसान ही हो। आगे देखते हैं हम इसमें सेक्शन में जो बातें करते हैं, तो इसमें अर्थक्वेक्स है, वोल्केनिज्म है, दूसरी चीजें पर्वत पठार मैदानों के बारे में बहुत सारी विस्तृत चर्चा की गई है, उनसे बनने वाले जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो उनको हम चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फिर आपको ये असुविधा नहीं होगी कि भाई हम कैसे इसको समझे, कैसे उसमें एक ऑर्डर सेट करें। तो वो ऑर्डर आपके सिलेबस में छुपा हुआ है, वहीं पे सारी चीजें आपको आसान दिखाई देंगी। आज हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में, जो चीजों को बताते हैं कि कैसे हम आपके साथ जाने वाले हैं, कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये चीजें आपके लिए बेहतर होंगी कि हम इस सेक्शन को ऐसे समझें, क्योंकि इसमें जियोफिजिक्स के जितने भी थियोरीज हैं वो सब अप्लाइड होंगे, जो सारी चीजें लागू होंगी और उन चीजों को बेहतर तरह से समझेंगे। सेकेंड वन इसकी बात करेंगे, तो सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन आपका क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब ये हो गया कि जलवायु विज्ञान इसका ऐसा सेकंड पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जो साइंस के थर्मोडायनेमिक सिद्धांत पर आधारित है। बिना थर्मोडायनेमिक्स हम ये जान नहीं सकते कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर किस तरह की घटनाओं को जन्म देता है, किस प्रकार वर्षा होती है, किस तरह से कोहरे का जन्म होता है, किस तरह बड़े बड़े चक्रवातों का लोग सामना करते हैं, किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हम जिनसे बड़ी बड़ी कैजुअलिटी होती हैं, वो सारी की सारी थर्मोडायनेमिक के सिद्धांत पर ही आधारित है। अगर हम उनको उस सिद्धांत पे या उस थ्योरी को अच्छी तरह से कवर करें तो हमारे लिए चक्रवात को, वातावरण को, एयर मास को यानी वायु राशि को समझना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि ऐसे अगर हम समझेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरीज को अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ रटने का प्रयास करेंगे, तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा, हम रटेंगे और भूल जाएंगे। आसानी होगी, क्योंकि ज्योग्राफी की बात अगर हम करें तो ज्योग्राफी को बार बार रटने की जरूरत नहीं होती है, इसको समझने की जरूरत होती है। एक बार समझ गए तो जिंदगी भर आप कभी भी इसको देखेंगे तो कभी आप इसको भूल नहीं सकते। लेकिन अगर आप रटेंगे, बार बार मेहनत करेंगे, तो ये आपको बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लगेगा। और इसी बात का प्रयास इस ध्यान आईएएस के प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है कि अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ा है तो लगा कि हाँ ज्योग्राफी पढ़ा है और वो कभी आप भूलेंगे नहीं, और उन चीजों को जो भी आप एग्जाम में फेस करने जा रहे हैं उनको आसानी से हैंडल भी करेंगे, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे वो मेंस एग्जाम हो, सारी जगह आपको हल करने में आसानी होगी। आपके ऐसे में भी एक दो टॉपिक ऐसा रहता है जो ज्योग्राफी से जुड़ा रहता है, अगर आप यहाँ उसको स्टडी सही से कर ले तो वो एक ऐसे का एक पोर्शन भी आप कवर कर पाएंगे। इंटरव्यू सेक्शन में भी बहुत सारे सवाल जुड़े हैं, योजना परियोजना, चाहे देश के बारे में बातें हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, जब तक ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं होगा तो उनको भी आंसर आप सही से दे नहीं पाएंगे। तो ज्योग्राफी की एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जब आपने अपने में उतार लिया, उसको समझने का प्रयास किया, तो चीजें आसान होती है कि हम किस तरह से किस चीज को कैसे हैंडल करें। तो ये क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने क्या जा रहे हैं हम, यहाँ पे हम बात करेंगे कि वर्षा कैसे होती है, चक्रवात कैसे होते हैं, दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो वातावरण क्या है, एयर मासेस क्या है, और उनके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी कैसे करते हैं, और कैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे वो एक भयानक घटना या पूरी तरह दुनिया के सामने एक संकट बन गई है उसका भी स्टडी करते हैं, और चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं उस आधार पे कि जिससे वो आसानी से समझ में आ सके। तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी का जो तीसरा वाला भाग है वो है आपका ओशियनग्राफी। ओशियनग्राफी में अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं तो एक ओशियनिक सरफेस की बात कर रहे हैं,
सी सैलिनिटी के बारे में कर रहे हैं, सी जितने भी वेजिटेशन है, जितनी भी उसका एक बायोस्फीयर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सी टेम्परेचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ्स उनके बारे में बातें करने जा रहे हैं। वो सारे जो सेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे ज्यादातर अगर देखा होगा आपने एग्जाम ट्रेंड को, बहुत सारे क्वेश्चन इस सेक्शन से आते रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे जब आप स्टडी करेंगे ओशियनग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान को, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे पहले भी कि ओशियनग्राफी का सेक्शन क्या है। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी यूनिट ज्योग्राफी की, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी का तीसरा भाग बनाता है। तो इसमें हम ज्वार भाटा हो, चाहे इसमें हम सी सैलिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सी वेजिटेशन या सी बायोस्फीयर के बारे में बात कर रहे हो, तो वो सारी चीजें की स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट वन के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो है बायोज्योग्राफी। चौथा सेक्शन है इसका बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी चौथा सेक्शन है जिसको हम जनरली बातें करते हैं। बायोज्योग्राफी में तो एनवायरमेंटल सेक्शन की बात करते हैं कि किस तरह से एनवायरमेंट सेक्शन को हम ज्योग्राफी का वही हिस्सा मान के पढ़ते हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते हैं कि इंटरलिंक होते हैं, और इसका अलग हिस्सा नहीं कि एनवायरमेंट जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि एनवायरमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, नहीं, ज्योग्राफी का एक पार्ट है जो बायोज्योग्राफी के रूप में आपको फिजिकल ज्योग्राफी में दिखाई देता है। वो सारे कॉन्सेप्ट जो आप एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आप उस सारी कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप एनवायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और दूसरी चीजें जितनी भी आपकी एनवायरमेंटल प्रोसेस है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी चुनौतियां हैं, जिस तरह की चुनौती आप एनवायरमेंट के बारे में उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं वो भी इस सेक्शन में पढ़ाई जाती है, चाहे वो जीवोम हो, चाहे वो किसी तरह की घटनाएं हो, या उनको उन पे आने वाला संकट। इन्हीं पे आप जैसे बातें करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करते हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, और एनवायरमेंटल परसेप्शन जो एक पर्यावरण बोध वो हमारे लिए कितना जरूरी है। और तीसरी चीज है कि एनवायरमेंटल एथिक्स, कि जो हम हर इंसान को, हर नागरिक को इस समझना चाहिए कि एनवायरमेंट सेक्शन में क्या जानना चाहिए, वो इस सेक्शन में आता है बायोज्योग्राफी की फोर्थ पोर्शन में, फिजिकल ज्योग्राफी में। यहाँ पे हम बात की है पूरी, जितने भी बात की तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बातें की हैं। अब हम चल रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कि इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया जाना है, किस आधार पे पढ़ाया जाने वाला है, कौन सी चीजें आती हैं, किन चीजों को हमको हैंडल करना उस लेवल पे कि वो चीजें आसान हो आपके लिए इस ध्यान आईएएस के प्लेटफॉर्म पे कि आप उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। इंडियन ज्योग्राफी अगर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी की अभी तक हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की तो ये बात इससे पहले जो अभी तक डिस्कशन चल रहा था फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसका अप्लाइड पोर्शन इंडिया पे कैसे लागू होता है। अगर जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो हम बात करते हैं कि भारत में हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ होगा और कैसे दक्कन के ट्रैप का निर्माण हुआ होगा। तो ये घटना कहां से लिंक करती है, जियोमॉर्फोलॉजी जियोफिजिक्स के थ्योरी के आधार पर हम इनको एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी मानसून थ्योरी की, इंडियन मानसून थ्योरी कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे कैसे उन चीजों को, कितने ऐसे पैरामीटर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं दुनिया में, उन सब का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो वो एक क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन में जाके इधर हम उसके अप्लाइड पोर्शन पे इंडियन सेक्शन में देखते हैं, इंडियन मानसून थ्योरी के अंतर्गत। इसको उतनी बेहतर तरीके से समझाएगा, देखते हैं भी हम हर साल किसी ना किसी परीक्षा में इंडियन मानसून थ्योरी से क्वेश्चन आता ही आता है, प्री में भी आता है, मेन सेक्शन में भी आता है, और ये आपको भी वैसे जानना जरूरी है कि इंडियन मानसून थ्योरी वास्तव में एक्चुअल में है क्या। इसको भी हम साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्लाइमेटोलॉजी का जो भी सेक्शन था, जो भी पोर्शन था, ये हमने
स्टडी किया क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत जो इंडिया पे लागू हो रहा था। फिर इसके बेसिक जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स थे उन पे चर्चा की, इसके ड्रेनेज पैटर्न पे चर्चा करेंगे, ह्यूमन रेसेस के बारे में बातें करेंगे, जितने बारे में है तो वो सारी की सारी चीजें स्टडी हम यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत करने वाले हैं। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी भी आपके लिए आसान होने वाला है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो देखेंगे तो चीजें थोड़ी आसान लगेंगी। कब लगेंगी? जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी को सही से समझा हो, तब जाके आपको वो सारे, चाहे वो आपको हिमालय पर्वत का निर्माण हो, दक्कन ट्रेप का निर्माण हो, किसी तरह की घटना हो, इंडियन मानसून थ्योरी हो, वो सारी चीजें, या इन भारत में इन्वायरमेंटल क्राइसिस किस प्रकार का है, तो वो सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में ही आपको समझ में आने वाली है। तो इस बात का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा गया है कि आपकी किसी भी तरह की कोई भी संकल्पना को, किसी भी अवधारणा, किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी तरह का आपको असुविधा ना हो, वो अच्छी तरह से आपके समझ में आए, जिससे आपके एग्जाम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि कोई चीज वर्ल्ड रीजनल में आते, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी थोड़ी सी चर्चा किए, लेकिन सिलेबस के रूप में आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम एक बेसिक चीजों एक के रूप में सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया मिले कि ज्योग्राफी किस तरह सिविल सर्विसेज में आता है। तो इसी बात का प्रयास रखें, ये जो छोटी सी क्लास आप देख रहे हैं इन चीजों के बारे में, तो वो आप उसी के बारे में समझ के एक आइडिया डेवलप करेंगे और चीजों को अच्छी तरह समझने का प्रयास भी करेंगे। तो नेक्स्ट में क्या है आप देखेंगे यहाँ पे, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। इसमें हम बात करें तो जो भी पढ़ा हमने किसी रेफरेंस में, या जो भी ज्योग्राफिक चीजें हैं वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। और जैसे भी हम यहाँ पे वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी की बात करें तो जितने भी फिजिकल कॉन्सेप्ट में हमने चीजें पढ़ी है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, तो उनके बेसिक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं वर्ल्ड के रेफरेंस में, कि विश्व में उन चीजों का जो बात करते हैं कि किस तरह का एक वितरण पाया जाता है, किस तरह पर्वत, पठार, मैदानों की स्थिति दुनिया में किस तरह की है, नदियों की स्थिति किस प्रकार की है, प्रोडक्शन किस तरह से दुनिया में अलग अलग चीजों के अलग तरह से पाए जाते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी एक इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये वितरण का भूगोल है तो सारी तरह से हर जगह पे एक जैसी चीजें नहीं मिलती, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक हो, चाहे ज्योग्राफिकल दूसरी कॉन्सेप्ट जैसे जनसंख्या की बात करें, प्रजातियों की बात करें, वो अलग अलग मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी रीजनल वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी को समझने के लिए हमको मैपिंग के थ्रू जाना होता है। मैपिंग के थ्रू हमें उसको समझने का प्रयास करना होता है। और मैपिंग भी हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से स्टडी करें, तो उसका एक तरीका होता है कॉन्टिनेंट वाइज। तो कॉन्टिनेंट वाइज में हम किसी भी एक महाद्वीप को लेते हैं, उस महाद्वीप के जितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, जितने उसकी कॉन्सेप्ट हैं, तो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइटल वाइज सारे मैपिंग के थ्रू उनमें लोकेट करने का प्रयास करते हैं, उनकी वस्तु स्थिति या उनकी ज्योग्राफिकली स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, और जिससे कि ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। अब हम अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में कौन सी नदियां बहती हैं, उन सबको एक बार लिस्ट बनाते हैं, उस नदियों को फिर लोकेट करने का प्रयास करते हैं, उनकी ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बातें करते हैं। तो कभी भी जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हैंडल करने में आसानी होती है। पठार कौन से हैं अफ्रीका में, उन सबकी एक लिस्ट बना के फिर उसको ज्योग्राफिकल मैपिंग के आधार पर उनको एक लोकेट करने का प्रयास करते हैं, और उनके ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस को लिखने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, जो भी हैं, डेजर्ट हैं, उन सब के बारे में भी हम उनको पहले लोकेट करते हैं मैपिंग पे, और फिर उनके भौगोलिक महत्व के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे कि वो आसानी से हमें समझ में आने लगे। ऐसे ही आप सदर्न अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करें, वहां भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें मिलेंगी। जो पर्वत, पठार, मैदान आपको अफ्रीका में देखने को मिले, वहीं दूसरे पर्वत, पठार, मैदान आपको अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे। तो उन चीजों को भी हम लिस्ट बना के कॉन्टिनेंट वाइज लागू करेंगे दक्षिण अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे भी। ऐसे ही हम उत्तरी अमेरिका का मैप बनाते हैं, ऐसे ही हम बनाते हैं
यूरोप यूरोप का, एशिया का, और उन सब चीजों को लोकेट करके उनके भौगोलिक महत्व को जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्चुअल चीजें हमें बेहतर तरीके से समझ में आने लगे। इस तरह से मैपिंग का दूसरा पोर्शन आपका इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया की जो भी चीजें आपने पढ़ी थी इंडियन ज्योग्राफी में, उन्हीं को मैपिंग के थ्रू जाते हैं। उसकी जैसे प्रमुख पर्वत चोटियां हो, पर्वत खंड हो, पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हो, पर्वत चोटियां हो या पहाड़ियां हो, उनको लोकेट करें, उनका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी लिखें, पढ़ें, समझें, तो चीजें हैंडल करने में आसानी होगी। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं अपने उस सेक्शन में जहां मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये मैपिंग हमको आसानी देता है उन चीजों को समझने के लिए जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ी, जो हमने इंडिया में पढ़ी। अब मैपिंग के थ्रू उनमें जाएंगे, उनको मैपिंग के थ्रू उनके ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो चीजें और बेहतर आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एग्जाम पैटर्न के बारे में, या उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, या ज्योग्राफी के उस सिलेबस या पैटर्न के बारे में जो हम अब नए ट्रेंड के आधार पे अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में देख रहे हैं। और ध्यान आईएएस इस बात का ध्यान रख रहा है कि जो चीजें आपको अब चुनौती के रूप में देखने को मिल रही उसे आसान कर सके। और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में भी आप, चाहे वो आपका एस्ट्रोफिजिक्स हो, चाहे आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी हो, या इंडियन मैपिंग, शुभकामनाओं के साथ कि ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आप बहुत कुछ पढ़ने के बाद लाभान्वित होंगे, अपनी जिंदगी के उस ड्रीम को, उस सपने को पूरा कर पाएंगे। जो भी ध्यान आईएएस आपके लिए देखता है, आप भी सोचते हैं कि इससे जुड़ने के बाद आप कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। तो मैं मनोज सिंह इसी के साथ अपनी आज की ये क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद।